वेलकम यू ऑल इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वीडियो पीरियोडिक टेबल। और अभी हम लोग इस लेक्चर वीडियो में अपनी लास्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करने वाले हैं। जो मैंने बताया था कि 4 प्रॉपर्टीज हम लोग डिस्कस करेंगे पीरियोडिक टेबल में। हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी डिस्कस कर चुके हैं, एटॉमिक रेडियस डिस्कस कर चुके हैं और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिस्कस कर चुके हैं। अगर ये वीडियोज नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक अटैच कर दिया है, तो वहाँ जाके वीडियोज देख सकते हैं। और जो नेक्स्ट अपना जो प्रॉपर्टी है वह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, राइट। तो ये पीरियोडिक टेबल का ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जहां से इसका यूजेस ध्यान रखना है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का यूजेस आगे के चैप्टर्स में भी होने वाला है, राइट। तो सबसे पहले डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद समझते हैं। बहुत आसान है, बहुत मजा आएगा आप लोगों को पढ़ के मेरे साथ में, राइट। सबसे पहले डेफिनेशन की बात करते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन क्या होती है? द रिलेटिव एबिलिटी, ध्यान से देखो, रिलेटिव एबिलिटी और टेंडेंसी टू अट्रैक्ट shared pair of electron of a covalent bond toward itself। ध्यान से देखना, this is the one of the most important definition you can learn from electronegativity कि the relative ability or tendency to attract shared pair of electron of a covalent bond toward itself means, for example let's take an example of a covalent bond A and B, और A और B के बीच में covalent bond है और ये दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों ने शेयर कर रखे हैं, राइट। इन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की पावर को ही बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और शॉर्टकट में हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को ईएन दिखाएंगे। क्या बताएंगे? ईएन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कि अगर फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, अगर मैं ऐसा बोल के रखा हूं कि ईएन ऑफ ए इज ग्रेटर देन ईएन ऑफ बी, कि जब इन दोनों ने कोवेलेंट बॉन्ड बना रखा है, इसमें से जो ए है उसकी ईएन ज्यादा है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स ए की तरफ ज्यादा पास में रहेंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स ए की तरफ शिफ्ट होके रखेंगे, राइट। फॉर एग्जांपल अगर हम इसे बनाना चाहें तो हम ऐसा बना सकते हैं, देखो ये इलेक्ट्रॉन्स ए की तरफ हो जाएंगे, गॉट इट। तो यही टेंडेंसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, राइट। सबसे पहले कि दूसरी एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है, कि भाई ये क्वालिटेटिव क्वांटिटी है, इसलिए इसका एग्जैक्ट वैल्यू निकालना किसी भी एक्सपेरिमेंटल मेथड से पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे आयोनाइजेशन एनर्जी था, उसमें क्या था, हम इलेक्ट्रॉन निकाल रहे थे तो इसके लिए एक वैल्यू निकालना पॉसिबल था, एक्सपेरिमेंटली हम लोग निकाल रहे थे कि इसकी वैल्यू क्या होगी। लेकिन ये तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी है, तो इसके लिए कोई एक्सपेरिमेंटल ऐसा मेथड नहीं है जहां से हम लोग इसके एग्जैक्ट वैल्यू निकाल पाए। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सराउंडिंग एटम्स पे भी डिपेंड करती है। मैं फिर से बता रहा हूं तुम्हें, जो सराउंडिंग कंडीशंस होती हैं उन पे भी सराउंडिंग कंडीशंस पे भी डिपेंड करेगा। कैसे? कि मतलब कौन से एटम उसके सराउंडिंग में है, क्या क्या उसके आसपास में एटम्स लगे हैं, क्या क्या बॉन्ड्स बने हुए हैं, उन सब पे भी डिपेंड करेगा, गॉट इट। चलो, तो अब देखो, जब एग्जैक्ट वैल्यू निकाली नहीं गई तो हमें पता है कि जब भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता चलती तो लोग अलग अलग अपनी थ्योरी बोलते हैं। तो देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को समझने के लिए भी एक दो लोगों ने अलग अलग थ्योरी दी। तो सबसे पहला एक बंदा था पॉलिंग स्केल, जिसकी बात हम लोग अभी भी मानते हैं। उसने क्या बोला कि भाई जो मैं बोल रहा हूं वैसे तुम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकाल सकते हो, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी तो हम लोग ये आइडिया लगा पाएंगे कि इनमें से कौन सा एटम है जिसकी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा है, किसकी कम है। पॉलिंग स्केल इसने क्या बोला है कि तुम एक काम करो भाई, एक्चुअल में ऐसा देखा गया है जो फ्लोरीन होती है उसको इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर सबसे ज्यादा होती है। तो उसने बोला कि तुम एक काम करो, बिना कोई सवाल जवाब किए पे तुम फ्लोरीन की एन 4 मान लो। कितनी मान लो? फ्लोरीन की ईएन तुम लोग 4 मान लो। पूछा गया क्यों, तो बोला कि मान लो चुपचाप, इसका कोई लॉजिक नहीं दिया, उसने बस इतना बोला कि फ्लोरीन की ईएन 4 मान लो। फिर उसने एक फॉर्मूला दिया, देखो फॉर्मूला क्या दिया, ध्यान से देखो कि देखो सबसे पहले एक चीज समझो, डेल्टा ईएन क्या होगा, मतलब ए और बी है तो डेल्टा ईएन क्या होगा, ईएन ऑफ ए माइनस ईएन ऑफ बी, कि ए की एन में से एक बी की एन हटा दो तो उसे हम लोग डेल्टा ईएन बोलेंगे। और फिर उसने देखो एक फॉर्मूला दिया, ध्यान रखना, याद रखो तो रख लो, नहीं रखो तो चलेगा, कोई ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। फॉर्मूला क्या था कि 0.208 रूट ई ए बी माइनस रूट ई ए इंटू ई बी बी।
ये फॉर्मूला उसने दिया था कि ऐसे तुम डेल्टा इन भाई पता है, फ्लोरीन की पता है हमें 4 होती है, तो फिर एक ही जगह हम लोग फ्लोरीन मान लेंगे, बाकी किसी भी एलिमेंट का निकालना हो तो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि भाई ई ए बी है क्या है यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ई ए बी क्या है यहाँ पे, एक बता दूंगा बाकी तुम्हें समझ में आ जाएगा। ई ए बी है बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी बॉन्ड इन किलो कैलोरी पर मोल, बहुत इंपॉर्टेंट है। ई ए बी क्या है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी बॉन्ड इन किलो कैलोरी पर मोल। अगर हम लोग यहां पे बात करते हैं ई ए, तो ये क्या हो जाएगा, बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बॉन्ड इन किलो कैलोरी पर मोल। और अगर हम लोग बात कर लेते हैं ई बी बी, तो ये क्या हो जाएगा, बॉन्ड एनर्जी ऑफ बी बी बॉन्ड इन किलो कैलोरी पर मोल। अगर ये सारी वैल्यूज हम लोग रख लेते हैं तो यहां से हम लोग ये सारी की सारे एलिमेंट्स की ईएन निकाल सकते हैं। बस ध्यान क्या रखना, यहाँ पे एक पॉइंट क्या माना गया था कि फ्लोरीन की ईएन 4 होती है, पूछा गया क्यों, तो बोला नहीं, राइट। तो अगर ये इतना फॉर्मूला नहीं पता है तो भी चलेगा। अब मैं जो तुम्हें चीजें लिखवा रहा हूं अगर उतना पता है तो अपना काम बन जाएगा, उन सब की ईएन अपने को याद रख लेनी है। तो देखो जो एलिमेंट्स मैं लिख रहा हूं उनकी ईएन अगर अपने को पता है तो अपना काम बन जाएगा, राइट। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो गया, सल्फर हो गया, फॉस्फोरस हो गया, सिलिकॉन हो गया, राइट। अगर इन सब की अगर मान लो कि सोडियम हो गया, अगर इन सब की वैल्यूज अगर अपने को आती है इनकी तो अपना काम बन जाएगा। मैं देखो इनकी ईएन की वैल्यूज लिख देता हूं, वो याद रख लेना, अपना काम हो जाएगा। जैसे फ्लोरीन के लिए ईएन हम लोग 4 मान के चलते हैं, फ्लोरीन ईएन कितना 4, फिर तुम 0.5 कम करते जाओ, ऑक्सीजन की ईएन कितनी हो जाएगी 3.5। अगेन ध्यान रखना ईएन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी या एबिलिटी। नाइट्रोजन की ईएन हम लोग 3 मान लेंगे, कार्बन की फिर 0.5 कर दो 2.5, बोरोन की 2, बेरिलियम की 1.5 और लिथियम की 0.9 समथिंग होती है, सोडियम की हो जाएगी 0.8। हाइड्रोजन की एन होती है 2.1, ये काफी इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन की एन 2.5, 2.1, फॉस्फोरस की भी 2.1, गॉट इट। सिलिकॉन की हो जाएगी 1.8, सल्फर की हो जाएगी 2.5, क्लोरीन की हो जाएगी 3, ब्रोमीन की हो जाएगी 2.8, आयोडीन की हो जाएगी 2.5। ओके, अगर ये सारी वैल्यूज याद है तो आपको कभी भी किसी भी चीज में दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि अगर ये वैल्यूज पता है तो हमारा काम बन जाएगा, राइट। ये वैल्यूज देखो, इस वैल्यूज का मतलब क्या है, ध्यान से देखो। वैल्यूज क्या बताती हैं कि इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन को जिसकी ईएन ज्यादा होती है वो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा उसके कोवेलेंट बॉन्ड्स में, राइट। तब देखो कुछ कुछ पॉइंट्स में तुम्हें लिखवा देता हूं। अब देखो पहले एक चीज समझो, ईएन क्या है, ईएन क्या है, ईएन मैंने क्या बताया था, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी। अब हमें एक चीज बता, जो मेटल्स होती हैं, मेटल्स की क्या टेंडेंसी होती है, मेटल्स की क्या टेंडेंसी होती है कि डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, उनकी टेंडेंसी होता है डोनेटिंग करने की, डोनेट करने की। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि भाई मेटल्स की ईएन तो कम होती है। तो एक्चुअल में देखो ईएन अगर ऐसा बोलते हैं कि जो नॉन मेटल्स की टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की, तो ऐसा होता है कि ईएन ऑफ नॉन मेटल्स ज्यादा होती है किससे, हाइड्रोजन से, और हाइड्रोजन ईएन ज्यादा होती है किससे, मेटल से, ईएन ऑफ मेटल्स। ऐसा क्यों, क्यों मेटल्स की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की होती है, ना कि एक्सेप्ट करने की होती है, गॉट इट। और इसके साथ साथ मैं कुछ देखो एक दो पॉइंट्स और लिखवा देता हूं जो काफी इंपॉर्टेंट है, जो काफी चीज अपने को मतलब कई बार जेई में सवाल पूछ लिया जाता है, नीट में पूछ लिया जाता है, तो ये अपने को कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता होना चाहिए। कि जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने देखो ऐसा लिखा है कि ईएन ऑफ नाइट्रोजन ऑलमोस्ट इक्वल टू क्लोरीन, दोनों की वैल्यू 3 होती है। लेकिन फिर भी अगर एग्जाम में कभी पूछ लिया जाएगा तो ध्यान रखना नाइट्रोजन की ईएन थोड़ी सी ज्यादा होती है क्लोरीन से, नाइट्रोजन की ईएन थोड़ी सी ज्यादा होती है क्लोरीन से। वैसे हमने जनरल लिख दिया था नाइट्रोजन की ईएन होती है ऑलमोस्ट इक्वल क्लोरीन, लेकिन नाइट्रोजन की ईएन पूछा जाए तो थोड़ी सी ज्यादा होती है किससे, क्लोरीन से, गॉट इट। तो अगर देखो
ईएन ऑफ हम लोगों ने देखो क्या लिखा था, हाइड्रोजन और फास्फोरस के ऑलमोस्ट इक्वल लिखा था, लेकिन ध्यान रखना फास्फोरस की ईएन थोड़ी सी ज्यादा होती है हाइड्रोजन से। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो अपने को ध्यान रखना है कि देखो हम लोगों ने कार्बन और सल्फर की ईएन को ऑलमोस्ट इक्वल किया था, लेकिन ध्यान रखना सल्फर की ईएन थोड़ी ज्यादा होती है कार्बन से। एंड लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है कि H होती है ईएन ऑफ हाइड्रोजन, ईएन ऑफ हाइड्रोजन वो ज्यादा होगी, देख लेना बिस्मिथ और सिलिकॉन, इनसे भी हाइड्रोजन ईएन ज्यादा होती है। अगर ये सारे पॉइंट्स याद है तो अपना काम बन जाएगा, ईएन में कभी कोई डाउट नहीं आएगा। अब देखो कुछ और फैक्टर्स की बात कर लेते हैं, राइट। अब उन कुछ फैक्टर्स की बात कर लेते हैं जो ईएन को इफेक्ट करते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग ईएन। जैसे अब तक हम लोग हर जगह लिखते आए हैं वही सेम है जो हम लोगों ने 3 प्रॉपर्टीज में लिखा था, सेम फैक्टर्स की बात करते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग ईएन। देखो साथ साथ नोट्स बनाते रहना है, नोट्स नहीं बनाओगे तो कुछ समझ नहीं आएगा, तो नोट्स बनाते रहना। तो अगर फैक्टर्स की बात करते हैं तो देखो सबसे पहला फैक्टर है जेड इफेक्टिव, जिसके अब तक हम लोग बात करते आए हैं। तो आप लोग मुझे बताओ कि जेड इफेक्टिव का मतलब क्या है। जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, हमें पता है कि जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो अट्रैक्शन फोर्स भी बढ़ेगा, मतलब न्यूक्लियस का बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा, और अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा। और हम भी यही बोल रहे हैं कि भाई ईएन क्या है, ईएन तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी तो है। तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ेगी। अगर जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ेगी। अगर दूसरे फैक्टर की बात करते हैं, दूसरा फैक्टर हमें पता है साइज। अब देखो साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन उस न्यूक्लियस से दूर जाता जाएगा और अट्रैक्शन फोर्स कम होता जाएगा। तो हम लोग क्या बोल देंगे कि जब साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिव की वैल्यू डिक्रीज होगी, साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू डिक्रीज होगी, राइट। अब देखो कुछ नए फैक्टर्स हैं, ध्यान रखना इनमें से कुछ पॉइंट्स अभी समझ में आएंगे, कुछ पॉइंट्स अभी समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि ये कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ने वाले हैं। जैसे थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। थर्ड देखो जो फैक्टर्स है वो है चार्ज या ऑक्सीडेशन नंबर, चार्ज या ऑक्सीडेशन नंबर। ध्यान रखना काफी इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा सवाल इसमें से पूछे जाते हैं और अपने को ये पता होना चाहिए कि देखो चार्ज या ऑक्सीडेशन नंबर पे कैसे डिपेंड करता है। सबसे पहले चार्ज देखो एक्चुअल में होता क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है, अपने को पता है कि जैसे समटाइम्स अपने को मिलता है कि भाई आयरन है Fe+2 के अंदर है, राइट, और यहाँ पे आयरन मान लो +3 के अंदर है। तो यहाँ पे देखो +2 है, इसे इसका चार्ज भी बोल सकते हैं और ऑक्सीडेशन नंबर भी बोल सकते हैं। अब देखो +3 है, इसका मतलब क्या है, +3 है तो इससे नीड है किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की, इससे इलेक्ट्रॉन्स की नीड है, मतलब इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा तो इसकी ईएन ज्यादा हो जाएगी। तो देखो Fe+3 की ईएन ज्यादा होती है Fe+2 से। तो क्या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि चार्ज या ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तो उस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ेगी। बात समझ में आई क्या? अगर चार्ज या ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ेगी। अगर आप में से किसी को भी अगर ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकालना आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा जहां से मैं ये सिखा दूंगा ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, राइट। आप मुझे बता दीजिएगा। मैं अभी ये समझ के चल रहा हूं कि आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आता है। तो ये समझ में आ रहा है कि अगर चार्ज या ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा, मतलब पॉजिटिव चार्ज बढ़ा, तो उसे इलेक्ट्रॉन की नीड ज्यादा हुई तो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, मतलब उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग देखो MnO और MnO2 की बात करते हैं तो देखो यहाँ पे जो मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, इसे x मान लेते हैं। ऑक्सीजन का ओनली -2 होता है इक्वल्स टू 0, तो x क्या आ गया यहाँ से +2, मतलब मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ गया +2। अगर यहाँ निकालने की बात करें देखो इसका x माना, एक ऑक्सीजन का -2 होता है तो +2 इंटू -2 इक्वल्स टू 0, तो x क्या आ गया यहाँ से +4। यहाँ पे मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है +4 है, और हमें चीज समझ में आता है कि +4 है तो इसकी ईएन ज्यादा होगी, तो MnO2 की ईएन ज्यादा होती है। अब फॉर एग्जांपल हम लोग अगर बात कर लेते हैं CH4 और CCl4। अगर CH4 में कार्बन की ईएन की बात करेंगे, हाइड्रोजन के लिए ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है, तो x
+4 इक्वल्स टू 0, तो x क्या आ गया -4। यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन -4 है, और यहाँ पे देखो x क्लोरीन के लिए -1 होता, -4 इक्वल्स टू 0, तो x क्या आ गया +4। यहाँ पे +4 या -4, +4 होता है इसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा हो जाएगा और इसकी EN भी ज्यादा हो जाएगी। गॉट इट। अगर तीसरा फैक्टर अपने को समझ में आया है तो फटाफट हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट फैक्टर की हम लोग बात करते हैं, क्योंकि नेक्स्ट फैक्टर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो नेक्स्ट फैक्टर अपने लिए क्या रहेगा, नेक्स्ट फैक्टर अपने लिए रहेगा हाइब्रिडाइजेशन। फोर्थ फैक्टर है जिसपे डिपेंड करता है हाइब्रिडाइजेशन। इसके बारे में डिटेल में हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे। यहां बस मैं तुम्हें बेसिक बता देता हूं, जो याद रख लेना, जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ोगे तो इसे रिलेट कर पाओगे। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, देखो एक आगे हम लोग सीखेंगे sp होता है, sp2 होता है, sp3 होता है, हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं अलग अलग। बस ध्यान रखना En का ऑर्डर ये रहेगा, sp हाइब्रिडाइज्ड अगर कार्बन होगा उसकी n ज्यादा होगी, फिर sp2, फिर sp3 से। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग एक एग्जाम्पल की बात करते हैं, ये मे भी तुम्हें अभी समझना है क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग पढ़ते अपने को समझ में आ जाएगा, राइट। कि जैसे देखो ये है CH डबल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड C। अगर मान लो ये कोई एक कंपनी कंपाउंड दे रखा है, यहाँ पे देखो अलग अलग कार्बन है, इनके अगर EN देखें तो देखो जब इसका हाइब्रिडेशन निकालोगे तो आएगा sp3, इसका हाइब्रिडेशन निकालोगे तो आएगा sp2, इसका हाइब्रिडेशन निकालोगे तो आएगा sp2, और इसका निकालोगे तो आएगा sp। अगर इसे मैं कार्बन फर्स्ट दूं, इसे मैं कार्बन सेकंड और इसे मैं कार्बन थर्ड दूं, और अगर हमें EN का ऑर्डर पूछा जाए तो फर्स्ट कार्बन की EN ज्यादा होती है, फिर सेकंड, फिर थर्ड, क्योंकि फर्स्ट का हाइब्रिडेशन sp है, सेकंड का sp2 है, थर्ड का sp3 है। अगर इतना पता है तो अपना काम बन जाएगा। हाइब्रिडेशन वगैरह कैसे क्या निकालना है ये चीजें तो हमें केमिकल बॉन्डिंग में सिखा दी जाएंगी, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। गॉट इट। चलो अब लास्ट हम ट्रेंड की बात कर लेते हैं। बहुत आसान है। ट्रेंड क्या होगा कि भाई हमें पता है कि पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो जेड इफेक्टिव की वैल्यू बढ़ेगी, जेड इफेक्टिव की वैल्यू बढ़ेगी तो EN अट्रैक्शन बढ़ेगा, EN की वैल्यू भी बढ़ेगी। गॉट इट। टॉप टू बॉटम जाएंगे तो साइज क्या होगा, साइज इंक्रीज होगा, सॉरी साइज क्या होगा, साइज इंक्रीज होगा तो EN की वैल्यू डिक्रीज होगी। बस ध्यान क्या रखना है कि जो इनर्ट गैसेस होती हैं, इनर्ट गैसेस के लिए EN क्या होती है, EN की वैल्यू बहुत कम होती है, EN की वैल्यू वेरी लो। क्यों? क्योंकि इनर्ट गैसेस अट्रैक्ट नहीं करती है। गॉट इट। सो अभी हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के सारे फैक्टर्स, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, और अगर ये अपने को पता है तो अपने लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए कोई सवाल गलत नहीं होगा, बहुत सारी चीजें अपने लिए कवर हो चुकी होंगी। गॉट इट। और अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या फिर अपना टेलीग्राम चैनल है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पे अपने सारे डाउट पूछ सकते हैं और वहां पे सारे डाउट्स का आपको सॉल्यूशन मिलेगा।